चलो ठीक हो गया। मैंने वीडियो इसलिए ऑन रखी है कि ना, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आपको, जैसे मैंने क्योंकि ना आज दो चैप्टर कराने हैं। एक हम लोगों ने करना है थेरा का चैप्टर 2 और एक मैनुअल का चैप्टर 1। ठीक हो गया। 1 में वो वाला नहीं, हिस्ट्री वाला नहीं, उससे अगला चैप्टर हमने करना है। वो जीरो चैप्टर बन जाता है ना, अगला चैप्टर करेंगे हम। लेकिन मैंने जिस तरह कर दूंगी कि वो मैं आधा कराऊंगी मैनुअल का, लेकिन ये वाला जो होगा थेरा को मैं कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, तो इसके लिए ये था कि मैंने ना पहले आप लोगों को मैनुअल का चैप्टर कराऊं कि थेरा का। तो थेरा का जो है ना, वो 2 चैप्टर तो बिल्कुल सिर्फ आपको एक दफा मैंने समझाया ना, कल को आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना आसान है कि बस आपको एक दफा माइंड में बैठ जाए ना कि ये पॉइंट्स इस तरीके से हैं। आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। और उस चैप्टर में से एक एलडीक्यू बनता है, और सिर्फ बाकी सारा जो है ना एससीक्यूज के लिए। ठीक हो गया। एक मिनट। अच्छा। अच्छा, मैंने ना इसके लिए ये किया है कि जो बुक के पार्ट है ना, जैसे मैनुअल की बुक हो गई और थेरा की बुक होगी, मैंने ना उसकी बुक की पिक्चर्स बना के ना मैंने पीडीएफ फॉर्म में ना अपने पास कर लिए हैं। लैपटॉप में शेयर करूंगी साथ में। और वीडियो इसलिए साथ ऑन रहेगी कि आप लोगों को ना जो भी चीज समझाने वाली होगी ना, कि करके मूवमेंट करके दिखाने वाली होगी, वो आपको साथ में समझ आ जाएगी। तो पहले हम लोग करते हैं, क्योंकि आप लोग सारे फ्रेश माइंड बैठे हुए हो ना। पहले हम लोगों ने करना है चैप्टर मैनुअल का, क्योंकि थोड़ा सा उसको टाइम भी लगेगा, लेकिन आपको चीजें समझ आएंगी। ठीक हो गया। तो एक मिनट बस मैं ना वो कर लूंगी। शेयर। शेयर। सॉरी, मेरी बहन के साथ की फजूल चैट भी आपके सामने आ रही है। इग्नोर कीजिएगा। ठीक है। एक मिनट, मैं ना ये डाउनलोड करके ना आ रही हूँ वापस। एक मिनट बस। बस।
अच्छा अच्छा, मुझे ना अभी क्वेश्चन आया है कि मैं वो करा रही हूँ। अभी मैंने ना दोनों आज करानी है, थेरा भी करवाऊंगी और मैनुअल भी करवाऊंगी। थेरा का मैं 2 चैप्टर कंप्लीट करा दूंगी जो आपके टेस्ट में है, ठीक है। लेकिन जो है हमारे पास मैनुअल, उसका हम फाइनल मूवमेंट वाला चैप्टर आधा करेंगे। कहाँ तक करना है हमने, जहाँ पे है ना ये बोन एंड जॉइंट मूवमेंट पे नंबर 24, इससे पहले तक वाला मैं सारा करा दूंगी, ठीक है। थोड़ा सा है, और ना इसमें थोड़ी सी ये एक्सप्लेनेशन है कि आपको पता लग जाएगा कि एलयू को आपने अपना कंप्लीट कैसे करना है। अच्छा, तो अब ये है कि यहाँ पे हम स्टार्ट करें। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो जी रही है। अभी हो रही है। चलो ठीक हो गया। अच्छा, पहले तो आपको पता है ना कि आप लोग, मैं भी अपनी बुक के सामने रखी हुई है, जहाँ जिस तरीके से मैंने खुद मार्किंग की हुई है ना, कि हाईलाइट चीजें की हुई हैं और अंडरलाइन किया हुआ है सारा। मैंने अपनी ही बुक की पिक्चर्स बना के ना इस तरीके से ये की हुई थी, पीडीएफ बना के ना अपना लैपटॉप पे किया, ताकि ना मुझे भी मसला ना हो और आप लोगों को भी मसला ना हो। ये ना हो कि हाँ, स्लाइड्स के अंदर से भी एक दो चीजें हैं जो बताने वाली हैं, और असिस्टेंट से भी करने वाला ना इस चैप्टर में से ना थोड़ा सा है, तो मैं बता देती हूँ। अच्छा, जनरल, अच्छा हमारे पास दो तरह की मूवमेंट है। मैं सही आ रही हूँ ना? मतलब किसी लिहाज से अगर कोई मसला हो ना, तो आप मुझे फौरन पॉइंट आउट कर देना कि आपकी वीडियो खराब हो रही है या कुछ भी, ठीक है। ठीक है। ओके। सही हो गया। अब ना दो तरह की मूवमेंट्स है, जनरल मूवमेंट होगी और स्पेसिफिक मूवमेंट होगी। जब जनरल मूवमेंट होगी ना, तो आपने उसके अंदर क्या करना है कि आप उसमें एक्टिव और पैसिव दोनों मूवमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। वो दोनों है, यानी कि आपकी ये तो पूरा स्पाइन के ऊपर है ना हमारी मैनुअल की बुक, लेकिन आप जनरल मूवमेंट हर एक जॉइंट के अंदर मौजूद होती है। जनरल मूवमेंट के अंदर एक एक्सेसरी मूवमेंट होती है, एक स्पेसिफिक होती है और एक एक्सेसरी मूवमेंट होती है। आप एक्टिवली करोगे तो एक्सेसरी मूवमेंट साथ में होगी। एक्सेसरी मूवमेंट का ही नाम आगे इस बुक में, आप क्योंकि आप लोग बड़े हो गए हो, आप लोगों का जॉइंट प्ले का नाम दे दिया गया, ठीक है। अब उस आपने किसी भी जगह पे जहां पे जॉइंट प्ले का नाम होगा ना, वहां पे आपने एक्सेसरी मूवमेंट नहीं कहना। एक्सेसरी मूवमेंट आपकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक थी। जब कहीं आपको एग्जाम्पल के लिए पूछा जाएगा तब आपने एक्सेसरी मूवमेंट का नाम लेना है, वरना आपके पास जॉइंट प्ले है, ठीक हो गया। अब एक्सेसरी मूवमेंट जो होती है ना, हमारे पास कौन कौन सी हो सकती है किसी भी हमारे पास जॉइंट के ऊपर? ग्लाइडिंग, रोलिंग, कंप्रेशन, ट्रैक्शन। अब ये जो होती है ये होती है पैसिव मूवमेंट, कि जब आप, फॉर एग्जांपल जब आप कर रहे हो एक्टिव मूवमेंट तो ये साथ में हो रही हैं। फॉर एग्जांपल फ्लेक्शन कर रहे हो ना आप, तो उसके साथ में हमारे पास रोल, ग्लाइडिंग, पूरी की पूरी दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। इस बात का मतलब ये है, ठीक है। तो उसने ये कहा है कि हमारे पास जनरल मूवमेंट्स हमारे पास अंडर वॉलंटरी कंट्रोल है एक्टिव मूवमेंट्स की फॉर्म में, और हमारे पास पैसिवली होंगी तो हम लोगों ने क्या करना है, हमने खुद मैनुअली पेशेंट के ऊपर करना है। मतलब कि आपने, जैसे हमारे पास आपने सर से मुंह से सुना होगा, मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट होती है, इस तरीके से कि आपने पेशेंट को लटा के आपने उसको या तो रेजिस्टेंस दे के आप उसको कहते हो कि आपने करने की कोशिश करनी है, या आप खुद करा रहे होते हो उसके ऊपर परफॉर्मेंस कि ये हम मूवमेंट करा रहे हैं। या फिर आप जो जैसे हमारे पास वॉलंटरी कंट्रोल में आ गया, वो तो हो गया ना कि हमारे पास है ही उसमें कि आप खुद कर सकते हो। अब आता है स्पेसिफिक मूवमेंट। ये जो स्पेसिफिक मूवमेंट होती है ना, उससे सिर्फ स्पाइन की बात की हुई है। स्पेसिफिक मूवमेंट यही है हमारे पास जो एक्सेसरी मूवमेंट है, जिसको कराने के लिए आपको खुद रिक्वायरमेंट है, आप खुद करवाओ, ठीक है। स्पाइन इन आइसोलेशन, in isolated movement of one vertebral segment. For this reason, specific movement in the spine is also a segmental movement. Isolated movement, individual mobile segment is not under voluntary control and can only be produced passively. ना सुना। पैसिवली का मतलब क्या हुआ है, आपने पेशेंट को उल्टा लटाया है और अब आपने पैसिवली दो वर्टिब्रेस के अंदर आपने सिर्फ करानी है, ठीक है। क्या करा सकते हो? कंप्रेशन, दोनों वर्टिब्रेस को ऐसे पकड़ते होते हैं उनकी स्पाइनस प्रोसेस से, ठीक है, ऐसे या ऐसे। जिस तरीके से आपका थंब, जब आप कर रहे होते हो ना, एक तो होता है ना टीचर के सामने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना, एक होता है जब आपने पेशेंट के ऊपर परफॉर्म करना है। वहां पे भी हमें टीचर्स यही बताते हैं ना कि हमने अपना अपना ईज देखना होता है कि हमारा हाथ किस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक हो गया ना।
लेकिन जब हम पेशेंट के ऊपर कर रहे होते हैं, उतनी पॉइंट्स हमारे जो होते हैं ना कि हमने राइट करना, हमने हमेशा राइट से अप्रोच होता है, लेकिन कि हमारा ये जो है फ्लैक्स इस तरह करेंगे, आपने चीजों को देखना होता है कि हम किस तरीके से कर रहे होते हैं। हमने किस ईज के साथ ना उसकी कंप्रेशन कंप्रेशन होगी कि दोनों वर्टिब्री को पकड़ा है, दोनों वर्टिब्रीज को पकड़ा है, और वर्टिब्री को ना हमने करीब लेके आना है, और प्रॉपर कंप्रेशन फील होती है। अगर आप चाहो ना तो ये किसी भी बंदे को उल्टा लटाओ, ठीक है, और आप उसको कहना है अपने ना अगर वो थोड़ा लीन है तो कोई मसला नहीं होगा, आप उसकी स्पाइन को हाथ लगाओगे, आपको आराम से फील होगी कि पहली वर्टिब्री कहाँ है, दूसरी कहाँ है, तीसरी कहाँ है। लेकिन ऐसा है कि अगर आपको पेशेंट वो हो रहा है ना, लीन नहीं है, ठीक है, मतलब कि मोटा है, थोड़ा सा हेल्दी है, तो आपने उसके पेट के नीचे ना पिलो रख देना है। ठीक है, जब पिलो रख दिया ना तो उसकी अब वो कर्व में आ जाएगी स्पाइन थोड़ी सी। जब कर्व में आएगी ना स्पाइन, तो क्या होगा, जब कर्व में आएगी स्पाइन तो आपको ना स्पाइन नजर आएगी थोड़ी सी, आप हाथ के साथ फील कर सकते हो। आप तब उसको कंप्रेशन ट्रैक्शन दे सकते हो आराम से। ग्लाइडिंग क्या होती है, आपने दोनों को पकड़ा है, एक को राइट से अप्रोच किया, एक को लेफ्ट से अप्रोच किया, ये ऐसे ग्लाइड हो जाती है उसकी। ठीक हो गया। अब आ जाता है मोबाइल सेगमेंट। हमारे पास जो हो गया है कि मोबाइल सेगमेंट कौन सा होता है, इसको हम लोग ना मोबाइल सेगमेंट मोबाइल इंटरवर्टिब्रलिस भी कहते हैं। ठीक हो गया। और सर इस नाम के साथ भी पूछ सकते हैं कि इसको डिफाइन करें। ठीक है, इज अ थ्री जॉइंट कॉम्प्लेक्स। कितने जॉइंट हैं, एक दो वर्टिब्रिस के दरमियान तीन जॉइंट है। अगर आप अपनी डायग्राम देखो ना, अच्छा वो डायग्राम कट गई यहाँ से। अच्छा, थ्री जॉइंट्स हैं हमारे पास, कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा इंटरवर्टिब्रल डिस्क पड़ी हुई है, दो वर्टिब्रीज हैं, दरमियान में जो डिस्क है और वर्टिब्रीज है ना, उनके दरमियान में जो होगा हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क जॉइंट हो गया। एक हो गया ये सिर्फ। ठीक हो गया। अब दो स्पाइनस प्रोसेस हैं, तो हमारे पास वो टू फेसेड जॉइंट्स बनाते हैं। जो हमारे पास पीछे आ रही होती है ना, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, तो जैसे आपको जरा जल्दी समझ आ जाएगी। अच्छा, तो दो स्पाइनस प्रोसेस जब होंगे ना, तो उसका मतलब ये होगा कि तीन जॉइंट हो गए। ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास मसल्स, लिगामेंट्स और न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर जो है ना, वो भी इसको सराउंड कर रहे होंगे। ठीक हो गया। अब हमारे मैं वो अगर खुलता है ना साथ ही, मैं वो बताती हूँ कि आपको समझ आ जाएगी इससे मजीद। अच्छा, ये पेज रोटेट हो जाएगा। एक अच्छा, ये पेज रोटेट हो जाएगा कि ऐसे, अगर है तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मैं इसे रोटेट करूं। ऐसे भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप लोग ऐसा करना ना कि मैं तो ये मेरे इस तरह हो जाएगा कि चलो मैं बुक का बता रही हूँ, तो आप लोग अपनी बुक सामने रखना। ये ना हो कि आप सिर्फ इस वीडियो के ऊपर ही रिलाय कर रहे हो कि सामने किताब भी चल रही है, तो ठीक है, अपनी पेंसिल बुक के साथ रहना ताकि आपको पॉइंट्स का पता लगता रहे कि मैंने इस तरीके से इसको आगे याद करना है। ठीक है। अब ना हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क, अब ना एलईक्यू जो आता है ना, आता है कि ना आपने ना मोबाइल सेगमेंट, वो तो एसईक्यू है कि मोबाइल सेगमेंट ऑफ स्पाइन, उसको डिफाइन कर दें। लेकिन जब आता है ना हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क जॉइंट, आपने उसको एक्सप्लेन करना है। उसके अंदर आपने लिखनी होती है तीन चीजें। पहली चीज होती है कि आपने उसको जैसे हम लोगों ने बायोमैकेनिक्स में पढ़ा था कि आप एक वर्टिब्री को कैसे वहां पे एक्सप्लेन कर रहे थे, न्यूक्लियस परपोसिस और एनुलस न्यूक्लियस परपोसिस एनुलस फाइब्रोसिस, उससे कह रहे थे ना।
सारा कि उसके अंदर कितने प्रोटियोग्लाइकेन्स होते हैं, कितनी वाटर की कंटेंट होता है, सारा वो वाला जो सारा पोर्शन था, ये सारा का सारा जो एक्सप्लेनेशन है जो बायोमैकेनिक्स में आपने सारी याद की थी, सेम टू सेम वैसी जो है ना आपके असिस्टेंस में लिखी हुई है और आपकी स्लाइड्स में भी है। जो सर की स्लाइड्स है ना उसके अंदर भी ना सर ने ना पॉइंट्स दिए हुए हैं कि आपके अंदर उसमें कितनी कितनी ना प्रोटियोग्लाइकेन वाटर कंटेंट कितना होता है और इलास्टिक फाइबर्स कितने होते हैं। ठीक हो गया, लेकिन आपने वो साथ में लिखना है, वरना एलईक्यू आप सिर्फ इतना सा पैराग्राफ कर दोगे पूरा नहीं पड़ता। अब वो कहता है कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क जॉइंट जो है ना हमारे पास कॉन्ड्रोसिस इंटरवर्टिब्रेलिस है। मतलब क्या हुआ, ये सिनकॉन्ड्रोटिक आर्टिकुलेशन है। सिनकॉन्ड्रोटिक आर्टिकुलेशन आप लोगों ने जनरल एनाटॉमी में पढ़ी थी कि हमारे पास ना जब दो बोन्स के दरमियान में एक कार्टिलेज कवर अप हो रही होती है ना तो वहां पे सिनकॉन्ड्रोसिस होती है। ठीक है, इस वजह से इस जॉइंट को क्या कह रहे होते हैं, ये सिनकॉन्ड्रोटिक आर्टिकुलेशन है। समझ आ गई इस बात की? ये वो बात है कि आप याद करते तो आपको लर्न हो जाना था, ये मसला नहीं था, लेकिन एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि आपकी रिवीजन हुई जनरल एनाटॉमी की भी साथ। ठीक है, अब उसमें उसने आगे साथ भी बता दिया है कि इसमें क्या हमारे पास न्यूक्लियस परपोसिस है और एनुलर फाइब्रोसिस है। कहाँ से करना है? सर की स्लाइड से, वहां पे 2-3 स्लाइड हैं सिर्फ इसके ऊपर, वो इनफ है। क्योंकि जब आप लिखना शुरू करोगे ना, जैसे कि हमारी शीट्स लंबी वाली होती हैं, की पॉइंट्स भी लिखोगे आपका पूरा हो जाएगा, और जहाँ पे की पॉइंट्स बनाओ उसके आगे डायग्राम बना दो। डायग्राम बना देने से ये हो जाएगा कि आपका ना कवर अप हो जाता है। कोई इतनी डायग्राम खूबसूरत बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक जो होती है अच्छी वाली डायग्राम बन जाए ना तो काम पूरा हो जाता है। मार्कर से बस हो जाए ना तो काम पूरा पड़ जाता है। अच्छा, आपने न्यूक्लियस परपोसिस एनुलर फाइब्रोसिस को एक्सप्लेन कर दिया, पहली बात होगी। दूसरी बात, क्या मेन फंक्शन ऑफ डिस्क क्या है? स्टैटिक, मूवमेंट और स्टेबलाइजेशन, इन 3 चीजों में हमारे पास फंक्शन कर रहा है। इसको कैसे याद किया हुआ है? एसएमएस से याद किया हुआ है। स्टैटिक में हमारे पास जब आप खड़े हो ना तो ट्रांसमिट कर रहा है लोड को, ट्रांसफर कर रहा है। स्टैंडिंग पोजीशन में हो, जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में हो तो क्या हो रहा है कि आपके ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही है। जब ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो आपका वेट डाउनवर्ड जा रहा है, वेट डाउनवर्ड जा रहा है, वेट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, एक प्रॉपर लाइन बन रही होती है ना हमारे वहां पे, तो उसकी ट्रांसफरिंग जो हो रही होती है ना, वो हमारे पास वर्टिब्रेज इस चीज में हेल्प कर रही होती है कि आप उस लाइन का नाम क्या था जो मीडियल लाइन थी ना, जिससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रॉपर नीचे जा रही होती है कि आपके समझ गए हो ना इतनी सी बात को तो। लाइन ऑफ फिर उसके ग्रेविटी। बाद हाँ, लाइन ऑफ ग्रेविटी ही है। उसके बाद है मूवमेंट। मूवमेंट में किसी केस है कि जब आप फ्लेक्शन या एक्सटेंशन कर रहे हो या वॉकिंग कर रहे हो तब भी आपका वर्टिब्री आपका पोस्चर मेंटेन करने में आपको प्रॉपर हेल्प कर रहा है। ठीक है, फिर है स्टेबलाइजेशन के दो वर्टिब्रीज के दरमियान में हमारे पास रेजिस्टेंस ज्यादा ना हो जाए, जिसकी वजह से कि दोनों वर्टिब्रीज के दरमियान से अगर इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो क्या उसे कहते हैं कि वॉश आउट होने लग गई, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो डिस्ट्रॉय हो रही है। तो इस चीज को भी वो मेंटेन करती है प्रॉपर अपनी इनटेक से, जो कि न्यूट्रिशन होती है कि उसमें वाटर सही रहे, प्रोटीओग्लाइकेंस की कंटेंट सही रहे, इन सब चीजों की कंटेंट सही रहे ताकि आसानी रहे कि वो हमारे पास जो है ना रेजिस्टेंस इंक्रीज ना हो और मोबिलिटी मेंटेन रहे। अब जो है हमारे पास तीसरी बात आ जाती है, तीसरा पॉइंट जो हमने एक्सप्लेन करना है वहां पे कि हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क जॉइंट पे किस तरह के लोड जो हैं वो एक्ट कर रहे होते हैं। दो तरह के होते हैं, सॉफ्ट लोड होते हैं और एक हार्ड लोड होते हैं। जो सॉफ्ट लोड होते हैं वो तो आपके डैम्पिंग का पता है ना कि डैम्पिंग में होता है कि एक चीज फास्टली मूव कर रही है लेकिन स्लोली वो जो है ना वो अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता करते करते स्टेबल हो जाती है, ये डैम्पिंग होती है बाय डिस्क। सॉफ्ट फोर्सेज जो होंगी ना वो फौरन डैम्प हो जाएंगी डिस्क के, लेकिन जो हार्ड होंगी ना, हार्ड फोर्सेज होंगी वो हमारे पास बोन भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है कि उनको अंडरटेक कर देते हैं। अब ये लिखा हुआ है कि प्राइमरी शॉक अब्सॉर्बिंग मैकेनिज्म इन स्पाइन इज द रिजल्ट ऑफ स्पाइनल बेंडिंग मूवमेंट इन द सैजिटल एंड फ्रंटल पेन। जो हमारे पास शॉक होता है ना, शॉक एब्जॉर्बिंग मैकेनिज्म, डैम्पिंग यही है ना शॉक एब्जॉर्बिंग
मैकेनिज्म, वो हमारे पास सैजिटल और फ्रंटल प्लेन में ही हो जाता है। सैजिटल प्लेन का पता है ना कि हमारे पास ये सैजिटल प्लेन होता है, ये फ्रंटल प्लेन होता है। ठीक हो गया। In healthy disc with an intact annulus, the anterior aspect of the nucleus will compress slightly with the spinal flexion. क्या हुआ? जब आपने फ्लेक्शन किया है ना ऐसे, दो वर्टिब्रीज को सोचो, दो वर्टिब्रीज, अब ये स्पाइनस प्रोसेस बैकवर्ड है, मतलब कि आपके ये पोस्टीरियर पार्ट में बनता है, और एंटीरियर जो होगा हमारे पास डिस्क होगी, और डिस्क के दरमियान इंटरवर्टिब्रल वर्टिब्री होगी और इंटरवर्टिब्रल डिस्क होगी। अब जब आप फ्लेक्शन करोगे तो क्या होगा कि हमारे पास कंप्रेशन हो रहा है, कहाँ पे? दो वर्टिब्रीज के दरमियान। तो उसने वही आगे का स्लाइटली कंप्रेस करता है विद स्पाइनल फ्लेक्शन, विद स्पाइनल एक्सटेंशन। हमारे पास क्या पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस इज कंप्रेस, बैक गए हो, दो वर्टिब्रीज मूव की हैं, पीछे वाला पार्ट जो है ना वो कंप्रेस होगा। ठीक है, आप इसको ना बुक की जो पीछे वाली डायग्राम है ना उससे भी आपको समझ आ जाएगी, उसने वहां पे इंटरवर्टिब्रल डिस्क को ना मेंशन भी किया हुआ है, मेंशन नहीं किया हुआ मतलब कि उसका उसने हाईलाइट सिर्फ किया हुआ है बोल्ड मार्किंग के साथ, जो लाइनिंग वाले वो वर्टिब्री है और जो दरमियान में खाली जगह वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ना। तो आप खुद सोचो कि दो वर्टिब्री मूव आगे और फ्लेक्शन किया तो हमारे पास एंटीरियर पार्ट हमारा जो है वो कंप्रेस हुआ, और स्लाइटली अगर आप बैकवर्ड एक्सटेंशन करते हो तो आपका पोस्टीरियर पार्ट हुआ। लेकिन अगर एनुलस टर्न हो जाता है, द न्यूक्लियस रिस्पॉन्ड्स टू द मूवमेंट बाय माइग्रेटिंग थ्रू द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द एनुलर टियर एंड मे बल्ज और हर्निएट थ्रू द एनुलस। अब क्या हुआ है? आपका एनुलस टियर हो गया। अब एक पेशेंट है, स्टिल उसमें मूवमेंट करता रहे। हर्निएशन आपकी किसी भी पॉइंट पे हो सकती है। आप लोगों ने वो गुनेडल हर्निया पढ़ा था, सारे पढ़े थे ना हर्निया। अब हर्निया कहीं भी हो सकता है। हर्निया में क्या होता है बेसिकली कि आपकी कोई चीज टीयर की है ना, आप स्टिल फोर्स लगा रहे हो और उसमें वर्किंग कर रहे हो, तो आपको वहां पे मजीद डैमेज मिलेगा। डैमेज मिलने के साथ अब जहाँ डैमेज हुआ वहां साथ में आपके जो है ना आपका अपना इम्यून सिस्टम हेल्प करने लग जाएगा कि वो रिकवर करे, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो अब ये क्या करेगा? अब इस इंजरी में ना posterior aspect of the disc where the annulus is weakest plays an important part in the etiology of pathogenesis of the most spinal syndrome. स्पाइनल सिंड्रोम पे पूरी आप लोगों की ना स्लाइड्स हैं सर की, इसमें तीन तरह की हैं कि फंक्शनल है और फंक्शनल होती हैं और तीन है ना, वो आप लोगों ने वहां पे जब आएगा ना वो वाला पार्ट तो मैं करा दूंगी। फिर है फेसियल जॉइंट। अगर आपको आता है ना स्पाइनल मोबाइल सेगमेंट, आपने सारा लिखना है कहाँ तक? स्पाइनल रेंज ऑफ मूवमेंट से ऊपर तक आपका अच्छा एलडीक्यू बन जाएगा। और ये एलडीक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना आपको पास पेपर में भी नजर आएगा, प्रॉफ में आया हुआ है, क्योंकि जब आता है ना तो फिर साथ में वो लिखना पड़ता है एनुलस फाइब्रोसिस और न्यूक्लियस परपोसिस और एनुलस फाइब्रोसिस। ठीक हो गया। अब है फेसिड जॉइंट। फेसिड जॉइंट को आर्टिकुलरिस इंटर आर्क्यूएलिया कहते हैं, जो कि साइनोवियल इंटरवर्टिब्रल जॉइंट है। ट्रू साइनोवियल जॉइंट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास साइनोवियल टू बोन्स के दरमियान में, और दो हमारे पास जो बोन्स है हमारे पास फेसिड, हमारे पास स्पाइनस प्रोसेस हो जाते हैं, उनके दरमियान जॉइंट होगा, हमारे पास साइनोवियल जॉइंट हो जाएगा। और इसके ऊपर प्रॉपर कैप्सूल और हो जाता है ना कि जिसमें साइनोवियल फ्लूइड भी होगा। अब स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द फेसिड आर्टिकुलर surface influences the direction of the movement available in each mobile segment and limits the range of certain spinal movement. अब हमारे पास ना जो स्पाइनल मूवमेंट के अंदर एक भी जो है दो वर्टिब्रीज के दरमियान करने के लिए के चेक, जैसे हम गोनियोमीटर यूज करते हैं ना हर एक जॉइंट के लिए, फिंगर के लिए अलग होता है हमारे पास, लोअर लिम्ब के लिए अलग है, अपर लिम्ब के लिए अलग है, लेकिन स्पाइन के लिए नहीं है। हाँ, स्पाइन का ना मैनुअली कहते हैं कि इतना डिग्री है। क्यों हो जाता है कम? क्योंकि हमारे पास उसके इर्द गिर्द स्ट्रक्चर्स बहुत हो जाते हैं, और ये दूसरा कह देता है कि हमारे पास जो फेसिड जॉइंट है वो साइनोवियल जॉइंट होने की वजह से थोड़ा सा ना इस चीज को भी लिमिट कर देता है। ठीक हो गया। इन सर्वाइकल एंड thoracic regions and also in the lower lumbar region the facet also provides some load bearing support। ऑब्वियसली बात है कि जब वहां पे आगे वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो प्रॉपर वर्किंग में आ रही है कि वो ट्रांसमिट कर रही है और उसको
हेल्प आउट कर रही है, आपका पिछला हिस्सा भी उसमें हेल्प आउट कर रहा है। ठीक हो गया। आगे बस इतना ही इसको हमने पढ़ना। आगे जो इसके लिखा हुआ है ना, इट इज क्रूशियल फॉर मैनुअल थेरेपिस्ट टू नो द ओरिएंटेशन ऑफ ईच स्पेसिफिक जॉइंट इन द, और ये रहने दो, इसकी जरूरत नहीं। अब है स्पाइनल रेंज ऑफ मूवमेंट, जो कि ना आपने यहाँ से नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है सर की स्लाइड्स के ऊपर ना, ये देखो मैंने सारा साथ में भी लिखा हुआ है सर की स्लाइड्स के ऊपर ना, ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये वाले, कि आप जो है ना, यहाँ पे भी एक्सप्लेन हुआ है लेकिन वर्ड्स में हुआ है, लेकिन सर ने दिया हुआ है पॉइंट्स के अंदर के हमारे पास सर्वाइकल और लंबर में क्या रेशियो होगी, डिस्क टू वर्टिब्रल हाइट रेशियो, थोरेसिक में क्या होगी। तो ये वाला डाटा भी आप साथ में इसके लिखोगे ना स्पाइनल रेंज ऑफ मूवमेंट को, तो आपका ना एलईक्यू कंप्लीट होता है। ठीक हो गया। और इसके अगला पेज जो है ना, जिसमें 2 ग्राफ बने हुए हैं, वो करने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू भी नहीं आता वहां से। तो ठीक हो गया। अब स्पाइनल रेंज ऑफ मूवमेंट में हमारे पास उसने कहा है कि अमाउंट ऑफ मोशन पॉसिबल फ्रॉम वायर इज लिमिटेड ईदर बाय द फेसेस और बाय द इंटरवर्टिब्रल जॉइंट डिपेंडिंग ऑन द मूवमेंट डायरेक्शन। यहाँ पे आके ना आपको एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कपलिंग और नॉन कपलिंग, कपल्ड और नॉन कपल्ड मूवमेंट का। मतलब क्या होता है कि कपल्ड और नॉन कपल्ड में ना कंबाइंड मूवमेंट्स होती हैं, 3 होती हैं। ठीक है, फ्लेक्शन हो गई, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक, साइड बेंडिंग लेफ्ट टू राइट एक, रोटेशन लेफ्ट टू राइट एक। ये 3 चीजें मिलके ना एक आपके पास ना बनाती है कोई भी जॉइंट कंबाइंड मूवमेंट, और उन तीनों के कॉम्बिनेशन से ना अगर तो आपको प्रोवाइड करती है मोबिलिटी, तो ये हमारे पास होता है कपल्ड मूवमेंट। और अगर आपको रिस्ट्रिक्ट कर देती है ना मूवमेंट को, तो ये होती है नॉन कपल्ड मूवमेंट। ठीक है, तो उसने वही यहाँ पे थोड़ी सी बात की है कि हमारे पास मूवमेंट डायरेक्शन के मुताबिक ना यहाँ पे आ जाता है कि अगर आपकी जो मूवमेंट है ना उसके मुताबिक डिपेंड करता है कि आपकी वर्टिब्री ने कितनी मूवमेंट प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जाम्पल आगे भी है ये कपलिंग का सारा, वहां पे भी मैं समझाऊंगी। अगर आप फ्लेक्शन करते हो ऐसे, ठीक है, साइड बेंडिंग करते हो, अब आप आगे तो रोटेट कर सकते हो, लेकिन आपकी बैकवर्ड रोटेशन कितनी हो जाएगी? कर सकता है बंदा जिसकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है वो कर लेगा, लेकिन ईज ऑफ मूवमेंट नहीं होगी, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट होगी। ठीक है, ये चीजें होती हैं जो आपको कहते हैं कि आप कपल्ड मूवमेंट है। ठीक है, अगर आपको ईज ऑफ मूवमेंट हो रही है, रिस्ट्रिक्शन नहीं हो रही, ये आपकी कपल्ड मूवमेंट। अगर ईज ऑफ मूवमेंट नहीं हो रही, रिस्ट्रिक्शन हो रही है, ये नॉन कपल्ड मूवमेंट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इवन के सर्वाइकल स्पाइन में भी करके दिखा सकते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल आपने अपर सर्वाइकल स्पाइन और लोअर सर्वाइकल स्पाइन जो है हमारी नेक है ना कंप्लीट मिला के, अब मैं इसको क्या करूंगी, फ्लेक्शन, ठीक हो गया, साइड बेंडिंग, रोटेशन, बैकवर्ड हो रही है, लेकिन आगे आप कितनी कर सकते हो, मेरी तो नहीं होती, मुझे यहाँ से मतलब प्रॉपर पकड़ लेते हैं कि मैं नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, ये बात होती है। आगे आपका जो है ना पेज नंबर 27, यहाँ पे यही सारी बात लिखी हुई है कि हमारे पास कंबाइंड मूवमेंट पैटर्न स्पाइन क्या होंगे, जो कि इस कदर इंपॉर्टेंट है और सर का फेवरेट क्वेश्चन है ना, कि आप कहोगे कि आपने क्लास टेस्ट में भी लिखोगे, आप सेंड अप में भी लिखोगे, और अगर किस्मत अच्छी हुई तो प्रॉफ में भी लिखोगे, और इतना आसान हो जाता है ना, एक दफा आपको समझ आ जाए, और इसका एक निमोनिक मैं आपको बता दूंगी, वो आप कर लोगे, आसान हो जाता है। अब आ जाता है इसके अंदर ना, ये साथ में है ना कि लिखा हुआ है जो साथ में स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी। अब जो सर ने जो है ना, जो ये वाला पैराग्राफ है, ये सर ने एंड पे उसको ना पॉइंट देके ना एक्सटेंट ऑफ मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट उसके साथ इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि एज, हेल्थ ऑफ स्पाइन, फिजिकल कंडीशन और हेरिडिटी फैक्टर्स इसके अंदर आते हैं। फिर उसके बाद आता है कि जहां पे मैंने हाईलाइट किया हुआ ना, विद फ्लेक्शन ऑफ इंटायर स्पाइन, द टिपिकल स्पाइन प्रेजेंट्स अ कर्व विद फ्लैटेंड एंड्स, the thoracic kyphosis is increased and the cervical and lumbar lordosis are flattened। क्या हुआ है, आपने फ्लेक्शन की है, फ्लेक्शन करने से क्या हुआ है, हमारे पास ना थोरैक्स पे काइफोसिस हुई है। काइफोसिस में होती है बेंडिंग, लॉर्डोसिस में होती है आप प्रॉपर अकड़े हुए होते हो, और आपकी ना ये लॉर्डोसिस आपको सर ने भी बताया होगा, सरातिफ ने भी, कि ये तो बड़ा सेट करके जो नहीं लोग फिर होते हैं, उनकी प्रॉपर ये चीज बैक शोल्डर स्ट्रेट होते हैं, और उनकी हाइट भी इस वजह से इंक्रीज लग रही होती है। लेकिन अगर ये आपके पास एज अ प्रॉब्लमेटिक होती है ना, तो ये लॉर्डोसिस में होता है।
वरना लोग तो अपनी प्रॉपर पोस्चर मेंटेनिंग में लॉर्डोसिस को लेके आ रहे होते हैं अपनी स्पाइन के अंदर। तो अब उसने कहा है कि थोरेसिक में हमारे पास काइफोसिस होगी, आप प्रॉपर बेंड कर रहे हो तो काइफोसिस ही आ रहा है ना, बेंडिंग। हंचबैक काइफोसिस है। हंचबैक में क्या होता है, बंदे की प्रॉपर बैक जो होती है ना इस तरह झुकी हुई होती है, ये काइफोसिस है। इंक्रीज हो जाएगी सर्वाइकल एंड लंबर लॉर्डोसिस आर फ्लैटेंड, क्योंकि आपने गर्दन तो सीधी है आपकी, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, आप जब नीचे गए हो ऐसे हुई है, ठीक है, तो आपकी सर्वाइकल स्पाइन फ्लैटेंड है और लंबर लॉर्डोसिस वो भी फ्लैटेंड, ठीक हो गया। और मैक्सिमल एक्सटेंशन में स्पाइन इज लाइक अ रोड विद डॉर्सली कर्व एंडिंग, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास डॉर्सली कर्व एंडिंग होंगी डॉर्सल साइड पे, हमारे पास जैसे डायग्राम में भी बना हुआ है ना, हमारी लॉर्डोसी जो हमारी लंबर स्पाइन है वहां पे हमारे पास कर्व आ रही होगी, हमारी सर्वाइकल स्पाइन है वहां पे कर्व आ रही है, लेकिन जो हमारी अब थोरेसिक है ना वो थोड़ी सी स्ट्रेट हो जाएगी, ये बात है। अब हम लोग ना इसके जो सर ने फैक्टर्स लिखे हुए हैं ना स्लाइड के अंदर, वो आप लोगों ने ना बुक पे ऐसे साथ लिख लेने हैं ताकि आप लोगों को स्लाइड खोलने की जरूरत ना पड़े। लिखा हुआ है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग मोबिलिटी ऑफ स्पाइन, उसके अंदर हमारे पास तीन चीजें आ जाती हैं। क्या आती हैं, डिस्क टू वर्टिब्रल रेशो, वर्टिब्रल विड्थ टू हाइट रेशो और ओरिएंटेशन ऑफ फेसियल जॉइंट। अब हमारे पास डिस्क टू वर्टिब्रल रेशो सर्वाइकल और लंबर 1:3 के साथ होता है, लेकिन थोरैक्स की 1:6 होती है। 1:6 क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास जो होती है ना सर्वाइकल स्पाइन थोरेसिक स्पाइन हमारे पास 7 होती है ना, उसकी वजह ये होती है कि हमारे पास दरमियान में ज्यादा स्ट्रक्चर्स हो गए हैं, उसको हमारे पास ज्यादा सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, अगर टाइम फिनिश हो जाता है ना तो हम दोबारा मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप लोग आ जाना ताकि आप लोग थेरा पढ़ लो, ठीक है। और अगर आप लोगों का लेक्चर वगैरह हुआ तो लेट मी नो, ताकि मैं आप लोगों को थेरा का जो है ना वो तो बिल्कुल ऐसे है कि मैं आपको एक दफा गो थ्रू कराऊंगी ना, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप हेल्प कर सको। आगे वर्टिब्रल विड्थ टू हाइट रेशियो, उसमें है कि जो है ना बेस अगर ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और लेकिन मोबिलिटी उसी तरह कम हो गया एंड वाइस वर्सा। क्या होता है कि आप लोगों ने वैसे भी पढ़ा हुआ है कि फिजिक्स में कि अगर आपकी बेस जो है ना ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, क्योंकि आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी के करीब हो जाते हो, जितने ज्यादा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के करीब हो ना उतने ज्यादा आप लोगों की स्टेबिलिटी है, वही सेम बात आ जाती है।